अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि चेक करो क्या 6 की पावर n जो लिखा हुआ है क्या वो कभी डिजिट 0 के साथ खत्म होगा अगर n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है वो कभी 0 के साथ समाप्त हो पाएगी। भाई क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया है ना, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 की पावर n और n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 6 की पावर 1 डाली, कितना आ गया 6। फिर मैंने 6 की पावर 2 डाली, कितना आ गया 36। फिर मैंने 6 की पावर कितनी डाली, 3 डाली, कितना आ गया 216। फिर मैंने 6 की पावर 4 डाली, कितना आ गया 1296। यार ये तो 0 के साथ खत्म ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 का कोई भी स्क्वायर कर दो, 6 की पावर कितनी भी कर दो, वो हमेशा 6 के साथ ही एंड होगा, यानी जो यूनिट प्लेस पे आएगा हमेशा 6 आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा था? ठीक है, तो अब यही चेक करने के लिए कह रहा है कि क्या ये कभी 0 के साथ एंड होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ 10 की पावर कुछ, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000। ठीक है, सिर्फ 10 ही एक ऐसा नंबर है जो हमेशा क्या होता है, एंड विथ डिजिट 0। अगर उसकी पावर कुछ भी कर दो, और कोई भी नंबर नहीं होगा 0 के साथ एंड। ठीक है, तो इस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है, देखो पहले तो लिखते हैं 6 की पावर n कैन बी रिटन एज 2 into 3 की पावर n। ये लिख सकते हैं हम 6 को 6 की पावर n को लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n। इसका मतलब है 2 की पावर 3n। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे 5 होता तो 2 into 5 कितना हो जाता, 10 हो जाता। अगर जब 10 हो जाता तो 10 की पावर कुछ भी होती तो वो 0 होता हमेशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, इट विल नेवर, कह रहा है इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। ये कभी भी 0 के साथ खत्म नहीं होगा, बिकॉज क्या लिखोगे आप, बिकॉज 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। बिकॉज ये क्या हो रहा है, हाथ स्लिप हो रहा है, बिकॉज 5 is not the prime factor of 6 की पावर n। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। मैंने यहाँ पे पहले कुछ बातें लिखी, मैंने 6 की पावर को इलेबोरेट करके देखा 4 5 तक जो भी था, तो वो कभी भी 0 आ ही नहीं रहा था, उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आ रहा था। और फिर मैंने प्राइम फैक्टर करा 6 का, कितना आया 2 into 3। तो 2 into 3 6 की पावर कुछ भी रख लो आप, कभी वो 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 चाहिए। अगर 10 होता 2 5 से 10, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, बिकॉज 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, देयरफॉर इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। तो यहाँ पे ये लिखेंगे ये संभव नहीं है, ये कभी भी संख्या 0 के साथ समाप्त नहीं होगा, अंक 0 के साथ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है इसका, हिंदी वाले के लिए बोल रहा हूँ, ये कभी भी संख्या 0 के साथ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। समझ गए? तो ये होगा हमारे पास इसके लिए। लेकिन इसी के जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल नंबर, आप लोग एग्जांपल भी करेंगे भाई, सबको बोल रहा हूं मैं, क्यों एग्जांपल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलते हैं पेपर बाहर से आया। पेपर बाहर से नहीं आता, वो पेपर एग्जांपल में से आता है, एग्जांपल पे आप लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो एग्जांपल जो होता है मोस्ट वांटेड मुंडे होते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जांपल नंबर 5 में 6 की जगह क्या दे देगा, 4 की पावर n। तो क्या ये कभी डिजिट 0 के साथ खत्म होगा? नहीं होगा। देखो 2 into 2 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे वही रीजन आ गया, क्योंकि 5 नहीं है, 5 is not the prime factorization of 4 की पावर n, therefore it will also never end with digit 0। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आप लोगों को करने हैं, एक तो करना है एग्जांपल नंबर 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एग्जांपल भी करने हैं इस एक्सरसाइज के साथ साथ।
ठीक है, यानी 2 to 8 तक सारे एग्जाम्पल भी करने हैं, समझ गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके ऊपर ये क्या कह रहा है, इस पे भी देख लेते भाई, इसकी भी बात सुन लेते बेचारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि 7 into 13 into 11 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है हिंदी वालों के लिए, ये है कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13, और ये वो जो है एक कंपोजिट नंबर यानी एक भाज्य संख्या, यानी किसी न किसी के पहाड़े में आ जाएगा, इसको सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं सिद्ध कैसे किया जाता है इसको। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इतना कोई जोर भी नहीं है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। पिछला क्वेश्चन तो आ गया होगा, आई होप आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो पेपर में आता है, वो 2 या 3 नंबर का आता है पेपर में, ठीक है। आइए इसको करते हैं, 6th का आंसर, ठीक है, 7 into 11 into 13 plus 13, एक ये यूनिट है एक ये यूनिट है, इन दोनों में 13 कॉमन है ना। तो 13 क्या बच गया, 11 into 7 बचा प्लस 1 बचा, कॉमन ले लिया मैंने 13, तो एक 7 into 11 बचा इसमें से, और इसका एक 1 बचा क्योंकि 13 मतलब 13। अब ये क्या आएगा, 11 into 7 77 प्लस 1 कितना आ गया, 13 into 78, ये आ गया हमारे पास 13 into 78। 78 देखो भाई 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, ठीक है, और औरों के पहाड़े में भी आ जाएगा, 13 में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक भाज्य संख्या हो गया, यानी प्रूव हो गया, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगला नंबर ले लेंगे, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये दे रखा है हमें। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, 5, क्योंकि ये भी एक यूनिट है पूरा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट आएगा, फिर एक ये ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, ठीक है, ये बचा हमारे पास, तो ये आ गया। अब क्या करना है हमें, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 इंटू 42 कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 42, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 6 4 10, ये आ गया आपका 10, 1008 आ गया, 1008 प्लस 1, ठीक है। तो 5 into 1009 ये आ जाएगा भाई, बहुतों के पहाड़ों में आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देना हैंस इट इज अ कंपोजिट, ठीक है, ये एक भाज्य संख्या है, समझ गया आप लोग। ये था हमारे पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। अब हमें करना है आखिरी क्वेश्चन, कौन सा आखिरी क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, बहुत आसान है, ये देख लीजिए भाई, है ना। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा उसमें भागा दौड़ी भी नहीं है, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, एक लड़की है, सॉरी लड़की नहीं है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ग्राउंड है, सोनिया 18 मिनट लगती है, मतलब क्या है, ये ऐसा कोई सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, 18 मिनट लग रहा है एक ड्राइव से, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both are stand at the same point at the same time, go in the same direction. After how many time minutes they will meet? मतलब कह रहा है भाई, मान ले यहाँ से शुरू करा, एक पूरे राउंड को 18 मिनट में पूरा करते हैं सोनिया, और रवि इसको 12 मिनट में पूरा करता है, तो बताओ कितनी देर में दोनों मिलेंगे दोबारा, ठीक है। तो क्या करना है, यानी कॉमन आना चाहिए दोनों के बीच में, कॉमन फैक्टर पूछ रहा है ना, यही तो मतलब वो इसका कि भाई रवि एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से वो जा रहा है, ठीक है। तो हिंदी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो मैं ऐसे डिक्टेट कर दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए फिर इन दोनों का वो निकालते हैं, एलसीएम निकाल के देखते हैं 18 और 12 का, ओ सॉरी एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तब पता चल जाएगा वो दोनों कितनी देर में मिलेंगे, ठीक है। तो 18 और 12, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, समझ गए। दिस एंड्स योर एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है। 36 मिनट में वो दोनों मिल जाएंगे।